नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एक नए नोटिफिकेशन जिसका नाम है EPFO, है ना, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले का वीडियो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, देख लिया होगा। जो मैंने वीडियो डाला था इसरो का, है ना, इसरो की वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ था आपको, तो उसको जा करके एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, इसरो की वैकेंसीज, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, बहुत सारी बातें, सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। अब हम बात करते हैं EPFO की। ठीक है, बिल्कुल नई वैकेंसी, एकदम फ्रेश, आप देख सकते हो। ये अभी 27 मार्च को, है ना, इसकी ओपनिंग डेट है और 26 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी स्टार्टिंग डेट, है ना, यहाँ से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये आकर के एंड हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, देखिए मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि आपको पता है, इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं, मैंने आपको बताया है। एक है जनरल के लड़के, एक OBC क्रीमी लेयर के लड़के, ये पूरी OBC समझो, इसके लिए कोई वैसा तो छूट मिला नहीं है, पूरी OBC के लड़के हो गए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लड़के, इनसे लिए जा रहे हैं भैया 700 रुपये। ठीक है, बाकी जितने, अब ये देखो यहाँ पर ये, अब है ना, ये देखो, ये अमीरों की होगी बात है ना। अब यहाँ पर देखो ना, फीमेल से कोई पैसा नहीं है, SC से कोई पैसा नहीं है, ST से कोई पैसा नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी से कोई पैसा नहीं है, एक्स सर्विसमैन से भी कोई पैसा नहीं है ना, इनके लिए क्या है, नील लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? तो याद रखना, ये जो मैंने कहानी बताई आपको, ये फीस को लेकर के है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे, ये रहा फीस, फीस कितना है, 700 है ना। अब आपने देख लिया हो किसके लिए कितनी है, ये अब आप समझ गए होंगे, मैं पूरी ऐसी आशा करता हूँ। ठीक, तो समझ गए आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इनसे लिया जाता है। टोटल पोस्ट आप देखोगे यहाँ पर 2674 है। अब आप पूछोगे सर पोस्ट का नाम कौन सा है, तो पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी, है ना, इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ग्रुप C है। कैसे पेपर होना है मैं अभी उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो SC ST, ये पूरी फीस के बारे में जानकारी दी हुई है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये फॉर्म ऑनलाइन है, और मैं एक आपको बता दूं बात, कि आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है ना, ओनली वन एप्लीकेशन, सिर्फ आप एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर के, एक्स सर्विसमैन को लेकर के। आप देखिए क्या है कि सिर्फ आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए हैं भाई, जिन लोग को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना होता है ना, तो उन्हें अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अलावा एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी होता है ना, वो भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, मैं बता दूंगा अभी आपको थोड़ा सा नीचे जा करके कहाँ पर क्या है कैसा है। ठीक है, चलिए उसको देखेंगे अभी। तो अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 2023 का रिक्रूटमेंट है। 27 मार्च से अभी इसकी लिंक आई है, तो मैंने आपको बता दिया तुरंत। आज 29 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 27 मार्च को ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आप भर सकते हैं। 26 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं। अभी इसके एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है ना, अभी वो सब डेट नहीं बताई गई है, ये ध्यान रखना। जो तनख्वाह आपको मिलेगी वो लेवल 5 की होगी, और तनख्वाह आप देख सकते हो 29,200 से शुरू होकर के 92,300 तक जा सकती है। क्लियर होगी बात इतनी? अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखिए कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, मैं आपको थोड़ा-सा वो समझा देता हूँ। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है कि पहले होगा आपका रिटन, है ना, पहले क्या होगा आपका रिटन। रिटन मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नॉर्मल है ना, जैसा कि इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, और आपका जनरल अवेयरनेस है ना, और क्या बचा, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और कुछ बच रहा है क्या, रीजनिंग, वही 4 चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपका टोटल 150 क्वेश्चन आपको आएंगे। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि आपका टोटल जो मार्क्स है ना, ये हो गया 600 मार्क्स। क्लियर होगी बात है? टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600 मार्क्स आपके हो गए, 150 क्वेश्चन आपको उसमें आएंगे। ठीक है, 2 स्टेज में होना है। स्टेज 1 आपका रिटर्न था, है ना, ये स्टेज 1 था। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसके बाद आएगा स्टेज 2, जिसमें आपका होगा स्किल टेस्ट। ठीक, अब स्किल टेस्ट में क्या है भैया, टाइपिंग रखी गई है। क्या रखी गई है, टाइपिंग, है ना, ध्यान रखेंगे। तो वो कितने कितने वर्ड्स पर मिनट है, वो अभी मैं आपको नीचे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा इसके बारे में ऊपर ऊपर तौर पे जानकारी दे रहा था। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये रहा, देखो स्टेज कैसा है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपसे बोला गया ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
मैं ये हाईलाइटर ही ले लेता हूँ ज़्यादा से। देखो लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फेज़ 1 और फिर इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट जिसे आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये फेज़ 2 है। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए बहुत बढ़िया। अब नीचे की तरफ चलते हैं और भैया जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसी कितनी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2023। इस एग्जाम को करवा कौन रहा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये एक चीज़ याद रखना, ओनली वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड। क्लियर होगी बात? सारा काम ऑनलाइन होगा, पैसे भी ऑनलाइन जमा होंगे। कौन इसे करा रहा है? ये देखिए, इसे करा रहा है भैया, ये एडवर्टीजमेंट का नंबर हो गया और इसे कराने वाली संस्था का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। ये पेपर करवा रही है इसके पूरे। चलो ठीक है, अब आप आगे चलो नीचे की तरफ। स्टेज 1 स्टेज 2 आपने कहा। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। मेरिट लिस्ट बनेगी जो, वो बनेगी रीजन वाइज। सर ये इसका क्या मतलब हुआ? रीजन वाइज का मतलब ये है क्योंकि जो हमारी वैकेंसी है ना, जो हमारी वैकेंसी है वो भी रीजन वाइज ही है ना। तो मेरिट लिस्ट इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा वो भी रीजन वाइज ही बनेगा। जैसे आपने देखा नहीं, आईबीपीएस पीओ या बैंक के पेपर में होता है कि मध्य प्रदेश का कट ऑफ अलग है, राजस्थान का कट ऑफ अलग है, महाराष्ट्र का कट ऑफ अलग है ना। ऐसे ही करते करते हर जगह कट ऑफ अलग अलग होता है, तो कट ऑफ भी हर जगह का अलग अलग होगा और मेरिट लिस्ट भी अलग अलग बनेगी, वैकेंसी भी हर जगह की अलग अलग है। तो आपको अपने अपने रीजन से उसे भर देना है। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना, अपने अपने क्षेत्र से उसे भरिए, वो ज़्यादा बेहतर है। कैटेगरी वाइज अगर आपको वैकेंसी देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश एक रीजन है, तो उसमें आंध्र प्रदेश में जितनी पोस्ट खाली है, जैसे कि एससी की आपको दिखेंगी 8 पोस्ट, एसटी की आप देखोगे यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी एनसीएल की आप देखोगे टोटल 7 पोस्ट है। एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओबीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। जो रिजर्वेशन का फायदा है ना, वो सिर्फ किसको मिलता है? रिजर्वेशन का फायदा मिलता है नॉन क्रीमी लेयर को। क्रीमी लेयर को कभी भी रिजर्वेशन में रखा नहीं जाता। इनके सारे काम होते हैं यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की तरह, ठीक है। इनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल पाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होते हैं आपको दिमाग में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी के ही एक सब कैटेगरी बना दी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर होता कौन है? ऐसे परिवार को नॉन क्रीमिलियर में लाया जाता है जिनकी जो सालाना आय है वो 8 लाख है या 8 लाख से कम होती है पर ईयर, ठीक है ना। सेम जनरल में ऐसे परिवार जिनके पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और इसमें जो तनख्वाह होती है ना, ये पूरा मिला करके, आपके एग्रीकल्चर से कमाई, प्रोफेशनल रूप से, या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, पूरा मिला करके 8 लाख से कम है, तब उसे ओबीसी एनसीएल कहते हैं। सेम यही रूल होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, है ना। ऐसा जनरल का परिवार जिसकी 8 लाख रुपए से सालाना आय कम होती है पूरे परिवार की मिला करके, तो उसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। आपको मालूम है कि ओबीसी को आरक्षण मिलता है 27% सीटों का, और जनरल में ये जो ईडब्ल्यूएस जिनको ही मिलता है, इनको मिलता है 10% सीटों का आरक्षण, इनके लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। तो अब बनी बात है। और ऐसे आपको मालूम है कि एससी के लिए रिजर्वेशन है, ऐसे आपको मालूम है एसटी के लिए रिजर्वेशन है। और आप एज में भी देखोगे उनको फायदा मिलता है, एससी एसटी को मिलता है जैसे कि 5 साल की छूट मिलती है। अभी मैं बताऊंगा इसके एज के बारे में। जब आप ओबीसी को देखोगे तो इनको मिलती है 3 साल की छूट मिलती है यहाँ पे। क्लियर है बात? लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एज वाइज कोई छूट नहीं मिलती है। हाँ, ये कि पोस्ट वाइज थोड़ी सी छूट है, ये सब मिल जाता है। क्लियर होगी बात इतनी? वापस आते हैं पोस्ट पर। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भैया जैसे आंध्र प्रदेश रीजन में 19 है और जनरल के लिए आप देखोगे 5 है, इस तरह से टोटल हो गए 39। क्लियर होगी बात? अब कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, जैसे कि कैटेगरी ए बी सी और डी ई ये रही लिखे हुए, और एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट यहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश में एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, और बाकी आप देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर इतनी पोस्ट दी हुई है। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। ऐसे ही अब आप देख सकते हो बिहार रीजन का, अब आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ रीजन का, दिल्ली रीजन का, गुजरात, है ना। तो यहाँ पर आप ना उनके टोटल टोटल पोस्ट भी देख सकते हो कितनी कितनी पोस्ट है। जैसे देखो, दिल्ली रीजन में 120 है, छत्तीसगढ़ में 42 है, बिहार रीजन में 35 पोस्ट है, गुजरात रीजन में 197 है, गोवा रीजन में 15 है, हिमाचल प्रदेश में 32 है, हरियाणा में 109 है, झारखंड में 66 है, कर्नाटका में 204, केरला में 115। सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ भीड़ भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 100 है। ये रहा मध्य प्रदेश का आंकड़ा, है ना, जो मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि मैं खुद भी मध्य प्रदेश से हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, सब 0 0 है। एक्स सर्विसमैन के लिए ज़रूर 26 पोस्ट दी हुई है। क्लियर है? चलिए, है ना। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आ गए, ठीक है। तो उड़ीसा में आप देखोगे 53 है, इनमें भी कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए खाली नहीं है। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको मैं बता दूं कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है वो सारे ही दिव्यांगजन वही लोग कहलाएंगे जिनकी अपंगता 40% से ज़्यादा हो।
है ना। यानी कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि मिनिमम जो है अपंग कितना होना चाहिए, 40% होने चाहिए, तभी उनको इसका फायदा मिलता है। तो मिनिमम होने का मतलब क्या है कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना होगा तभी आपको देंगे, और इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, ये कहने का मतलब है। इससे ज़्यादा कितना भी, लेकिन मिनिमम एक बाउंड्री बना दी उन्होंने, इसको क्या कहना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल पोस्ट है 2674, जो मैंने आपको पहले बता दी थी। क्लियर होगी बात है। चलिए अब नीचे की तरफ चलें थोड़ा सा, अब आप समझ गए होंगे कि उसमें कैसे क्या करना है ना। अब आपको कुछ बातें जाननी है। जैसे कि ये रहा, अब आप मुझसे एजुकेशन के बारे में अगर उससे पूछेंगे कितना एजुकेशन इनका लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बैचलर डिग्री मांगी गई है, मस्ट है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। और ये रही स्पीड, है ना। जो आपका स्किल टेस्ट होना है ना, जो आपका स्किल टेस्ट होना है फेज़ 2 वाला, उसमें मैंने बताया ना स्किल टेस्ट में टाइपिंग हो रही है, तो ये देखो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन इंग्लिश के लिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चुनते हैं कि मैं हिंदी में टाइप करके दिखाऊंगा तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, कोई एक ही करना है। देखिए बीच में और आने का यही मतलब होता है ना, और का मतलब होता है या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, दोनों नहीं करने हैं, ये इस बात से ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है आपको, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए ये जो स्किल टेस्ट है ना, ये जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट का मतलब हो गया फेज़ 2, है ना। जिसको आपके मैंने स्किल टेस्ट बोला, ठीक है। स्किल टेस्ट का मतलब हो रहा है टाइपिंग का टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग का टेस्ट। और आपने देख लिया कि अगर वो इंग्लिश है तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर वो हिंदी है तो 30 वर्ड्स पर मिनट हमें काम करना पड़ेगा, तब हम क्वालिफाई कर पाएंगे। और इनमें चॉइस है कि कोई भी एक करना है। क्लियर हो गया। ये जो भी है ना फेज़ 2, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसे नेचर का है भैया, क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ इसे पार कर लेना है। इसका मेरिट लिस्ट में कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मतलब मेरिट लिस्ट सिर्फ किससे बनने वाली होगी भैया, फेज़ 1 से। और फेज़ 1 क्या था, मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगी या मेरिट बनेगी वो फेज़ 1 के नंबर से बनने वाली है। और मैंने आपको बता दिया कि नंबर मतलब, अब यहाँ ध्यान सुनना, फेज़ 1 मतलब क्या था भैया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे अपन ने रिटन टेस्ट बोला है, ठीक है ना। रिटन टेस्ट बोला है जो 600 नंबर का होने वाला है, 600 मार्क्स का है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर हो गई बातें। इससे जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे, और याद रखिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, है ना, अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। एक गलत आंसर करने पर इतना नंबर कट जाएगा आपका। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं धीरे से। एज लिमिट की आप मुझसे पूछ रहे थे, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। जैसे यहाँ देखना, जो एज लिमिट है वो 18 से 27 के आसपास होनी चाहिए। और देखो कहाँ तक ये नापना है, देख मतलब जब ये जैसे 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है इसको भरने की, तो 24 अप्रैल तक आप 27 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जो इसकी लास्ट डेट है उसमें 27 से ऊपर नहीं होनी, 27 के नीचे ही होना है आपको, ठीक है ना। तो क्लोजिंग डेट इसकी लिमिट रखी गई है, तो कोई भी ये देख सकता है। अब ध्यान से देखिए आगे चलते हैं। ये देखो मैंने बताया था SC ST को 5 साल की छूट, OBC NCL को 3 साल की छूट मिल जाती है। अब कुछ और लोग को छूट मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये कौन है, ये जो है ना अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, है ना, उनको कितनी कितनी छूट मिलती है उसको ध्यान से देखना। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सरकारी आदमी अगर दूसरी सरकारी नौकरी करना चाहे तो उससे पहले उसे NOC लाना पड़ता है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उसे अपने बॉस से साइन करवा करके लाना पड़ता है। क्या वहाँ तो इन्फॉर्म करना ही पड़ता है, तो ये लेके आना पड़ेगा। तो उनके लिए एज लिमिट बताई जा रही है कि अगर कोई सरकारी आदमी है कहीं, तो अगर वो जनरल का है तो उसको 40 साल तक की छूट मिल जाएगी। 40 साल मतलब मैक्सिमम एज है उसके लिए। SC ST को 45 साल, और OBC NCL को 43 साल। लेकिन ये सरकारी महकमे के लोग हैं उनके लिए ही। अब मान लो आप एक्स सर्विसमैन हो। एक्स सर्विसमैन कौन होता है भैया, एक्स सर्विसमैन वो होते हैं जो डिफेंस से रहे हों, या रिटायर हो गए हों, या रिटायर ना भी मतलब रिटायर हो गए हैं और उसमें रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए होता है ये। क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब उसमें भी अगर आप एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है। अगर आप OBC NCL से आते हो तो 6 साल की छूट मिल रही है। SC ST से आते हो तो आपको 8 साल की छूट मिल रही है। तो आप क्या करना है, आपको अपनी एज इसमें जोड़ लेना है ना। ये 27 जो है ना, इससे छूट का मतलब क्या, जितना मैंने बोला, जैसे मान लो मैंने बोला है SC ST 5 साल, तो इसमें 5 साल जोड़ लीजिए, तो मतलब उनके लिए हो गई 32 साल मैक्सिमम हो गई। समझ गए मेरी बात, इस तरह से काम करता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को इन्होंने बोला है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल की छूट, अगर OBC NCL है वो 13 साल की छूट, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST का है तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। सिटीजनशिप की मैं बात बताऊं तो देखो ये जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल, भूटान,
इंडिया और तिब्बत से आए हुए जो रेफ्यूजीज हैं, जो 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं, है ना, और इस उद्देश्य से आए थे कि परमानेंट यहाँ पे सेट होंगे, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। आप सोचो, एलिजिबल तो कहाँ कहाँ के लोग नहीं होते। आपको मालूम, पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, देख रहे हो, और कुछ ईस्ट अफ्रीका की कंपनियां, कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, ये सब आपने देखे होंगे मैप में, है ना, ये वियतनाम, ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वही कहानी है कि इनका भी यही उद्देश्य रहा हो कि ये परमानेंट सेट होने के लिए इंडिया में आए होंगे। अब बात ये है कि इनको एक ना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ता है, जो कि इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं होता, ये जो लोग कर सकते थे नौकरी, तब तक ये लोग यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, ये एलिजिबिलिटी होने के बाद सरकार इनको, जब जब मैं सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ऑफर ऑफ मतलब अपॉइंटमेंट से पहले फिर से एक नई सारी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इनके लिए लागू करती है। तो 2 बार इनकी चेकिंग होती है भैया, ऐसा मामूली नहीं है। मतलब पूरी जांच पड़ताल करके, भाई क्यों, देखो बाहर के लोगों को अगर हम यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है ना वो हमारे गद्दारी करने के लिए आया हो, कुछ जानने परखने के लिए आया हो। तो बहुत कुछ जांचना परखना पड़ता है, दूर दूर तक इसको पूरा झांकना पड़ता है। पहले की बात इतनी, चलिए। अब देखो, 2 तरह के ना रिजर्वेशन होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है आपका वर्टिकल वाला, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा इनका मतलब बता, देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है जो एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन दोनों को जो रिजर्वेशन मिलता है ना, उसको हॉरिजॉन्टल में गिना जाता है। और वर्टिकल का मतलब क्या हो जाता है, वर्टिकल का मतलब जैसे कि आपके हो गए एससी, आपके हो गए एसटी, आपके हो गए ओबीसी, एनसीएल, है ना, और बस इतना ही हो गया। ये इनको जो मिलता है ना, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी इसमें आ जाते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस भी इसमें आते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन होते हैं ना, इनको वर्टिकल कहते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी लेते हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। समझ गए होगे अब आप थोड़ा सा अंतर इनके बीच में कैसा क्या होता है, ठीक है ना। आप मान लीजिए यहाँ पर देखो जरा, अगर किसी भी, ये देखो लिखा है एससी एसटी ओबीसी वाले को रिजर्वेशन का फायदा, अवेलिंग मतलब फायदा उठाना है, तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, और वो भी किसी अच्छी अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी, जो मानी जानी अथॉरिटी है, वो उसने दिया हो। इस बात की जानकारी और इसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो फॉर्मेट आपको मैं भी दिखाऊंगा। एनेक्जर नंबर 6 याद रखना, इसे अपने को देखना है, ये एस सी के लिए। और वहीं एनेक्जर नंबर 1 देखोगे तो ये ओबीसी के लिए है। एनेक्जर क्या होता है, इसमें उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि एनेक्जर 1 देख लोगे तो एस का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, सॉरी एनेक्जर 6 देख लोगे तो एस का, और एनेक्जर 1 देख लोगे तो ओबीसी एनसीएल का दिख जाएगा, ठीक है ना। और ये तब दिखाना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब आप रिटर्न पास कर लोगे, जब आप स्किल टेस्ट पास कर लोगे, तब आपका वेरिफिकेशन बचेगा। तो वेरिफिकेशन में आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और साथ में, अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, इनने बोला कि जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले हैं, है ना, इनको ये ध्यान देना होगा कि ये भैया किसी भी तरीके से क्रीमी लेयर में आने नहीं चाहिए। क्लियर होगी बात है, इन्हें एनसीएल लिखा है ना, नॉन क्रीमी लेयर के ये होने चाहिए। और उसका नियम, ये कुछ कानून बता रहे हैं, ये वाला कानून है, इस कानून के अंतर्गत वो चीज़ आती है, इसलिए भैया उल्लंघन नहीं करना। इनने साफ एक चीज और कही है कि जो फर्दर इफ एनी, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, अब याद देखो। और एक चीज़ और बची है, कहाँ चली गई, यहीं पर थी। एक डिक्लेरेशन चाहिए होता है, वो एनेक्जर 1A में ही है, शायद इसी की बात हो रही है। हाँ ये देखो, ये रहा, फर्दर इन एडिशन टू द, देखो कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही ओबीसी का, एनसीएल वाला, है ना, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन एक डिक्लेरेशन भी लगेगा साथ में। तो यही मैं बताने के लिए आपको फ़ोन करा था। कई लोग क्या करते हैं, अपने पास, उनके पास सर्टिफिकेट है कम्युनिटी, लेकिन वो दूसरी चीज़ तैयार नहीं करते, फिर वो सोचते हैं कि हमारा फॉर्म भरा नहीं रहा है, क्या हो रहा है। तो ये ध्यान सुनिए ज़रा मेरी बात। अब आपको एक डिक्लेरेशन भी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमें एनेक्जर 1A में मिल जाएगी। देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ देखो, एनेक्जर 1 में ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट का फॉर्मेट लिखा है कि कैसा उनका कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखता है। और एनेक्जर 1A, ये ए है ना, वो 1 था, ये ए है, 1A है, इसमें आपको डिक्लेरेशन दिया है, इसको भी आपको भरना है, ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन इस बारे में है कि भैया आप बिलोंग नहीं करते, दैट यू आर नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, बस इस बात का ये डिक्लेरेशन है। क्लियर होगी बात है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ की कमी पाई गई, मान लो आपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या आपने डिक्लेरेशन नहीं लगाया, तो होगा क्या। और अगर, आप ध्यान सुनिए, अगर आपने ऐसा नहीं लगाया और आप उन्हें एलिजिबल लगते हो पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए, तो आपका जो फॉर्म आपने भरा है ना, उसको ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब आपके रिजर्वेशंस खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसीलिए भैया, तो रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और साथ में एनेक्जर 1 है, इसलिए देख लेना नीचे यहाँ पे पीडीएफ, और मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, उसे आप देख भी सकते हो,
ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा आप। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मैंने आपको बताया, जैसे कि वो परिवार जिसकी जो 8 लाख रुपए से जो है वो कम होती है तनख्वाह पूरे साल की, उसको ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं। उसके पास 5 एकड़ के लैंड नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, उसके पास 1000 स्क्वायर फीट का कोई रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए, सब चेक होता है, ये ध्यान रखना पूरा का पूरा। 100 स्क्वायर फीट यार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, 200 स्क्वायर यार्ड्स नहीं होनी चाहिए आपके पास किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में। फैमिली का मतलब ये होता है कि भैया मतलब सारे परिवार को मिला करके, भाईजन को सबको मिला करके ये काम किया जाता है। और ये जो है देखो, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, इनको जो सर्टिफिकेट सौंपना पड़ता है वो होता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। इनके सर्टिफिकेट का नाम यही है, और ये एनेक्जर 7 में देखने को मिल जाएगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब इसको कौन कौन लागू करके इनको दे सकता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आप चले जाओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास, या एडीएम के पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, डेप्यूटी कमिश्नर के पास चले जाओ, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के पास चले जाओ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब में किसी के पास भी आप जा सकते हो। रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, लेकिन उसकी तहसीलदार से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर की। ऐसे ही आप सब डिविजनल ऑफिसर के पास भी जा सकते हो। ये लोग हैं जो आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्लियर होगी बात नहीं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया कि देखो जरा, एक्स सर्विसमैन आते हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, और पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं। एक्स सर्विसमैन के बारे में इन्होंने बताया, देखो कि जो रेगुलर आर्मी में रहे हो, और ना किसी भी रैंक पे रहे हो, कॉम्बेटेंट रहे हो यानी फाइटर रहे हो, चाहे वो नॉन फाइटर रहे हो। नॉन फाइटर मतलब जो जैसे कि कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, है ना, उनको कोई फाइट वाइट नहीं करनी, तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में से भी हो सकते हैं, इनको ट्रीट किया जाता है भैया, है ना। लेकिन ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन में ये लोग नहीं आते। डज नॉट इंक्लूड कौन भैया, जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में आते हैं, या जनरल रिजर्वेशन इंजीनियरिंग फोर्स में अगर आप रहे हो, है ना, अगर आप डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में हो, तो आप इसे एक्स सर्विसमैन का फायदा, मतलब आप नहीं आओगे इसमें, आप बड़ी जगह पे हो भैया, आप पैरामिलिट्री से हो, लोक सहायक सेना से हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैरामिलिट्री से वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ी फोर्सेस हैं, इनको तो थोड़ी ना इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें आ सकता है, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है कि भैया देखो, ये जो एक्स सर्विसमैन है, मैंने बताया ना, जो रिटायरमेंट है, इनको दो चीज़ें करनी है। एक इनका सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसे अंडरटेकिंग कहते हैं, वो होना चाहिए, और साथ में एक एनओसी होनी चाहिए। समझ गए, तो डिक्लेरेशन साथ में एनओसी, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, एक्स सर्विसमैन को ऐसा है कि अगर आप कहीं, है ना, मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी जगह पर एक्स सर्विसमैन का ही स्टेटस लेकर के काम कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर आपने एक बार एक्स सर्विसमैन का इस्तेमाल करके जॉब हासिल कर ली, तो दोबारा आप एक्स सर्विसमैन के टैग को इस्तेमाल करके कहीं जॉब इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वन टाइम होता है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी की मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पे रिजर्वेशन किसके लिए है, ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, जिनको अच्छे दिखाई और सुनाई नहीं देता, लोकोमोटर है, चलने फिरने में जिनके पास दिक्कत है, सेरिब्रल पैल्सी है, लेप्रोसी है, ड्वार्फिज्म है, बोनापन है जिसमें एसिड अटैक हुआ हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस अगर है ना, मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी को हो गई है, तो ये सारे लोग उसमें भर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्ट आता है भैया, ये रहा, ये एक्ट है ना, 2016 का एक्ट है, उसके तहत ये सब कुछ होता है। तो आपको ना, जितने भी पर्सन में डिसेबिलिटी है, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ये मैंने बताया ना आपको, आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप डिसेबल्ड माने जाएंगे। और तो आपको क्या करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का जो फॉर्मेट है, वो एनेक्जर यहाँ पर दिया है, मतलब पीडीएफ, एनेक्जर का मतलब होता है पीडीएफ में उस चीज़ का फॉर्मेट बताना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एनेक्जर 1, एनेक्जर 6, एनेक्जर 1A। आप देखोगे यहाँ पर एनेक्जर 4, एनेक्जर 4A और एनेक्जर 4B, मतलब सारे सारे एनेक्जर 4 ही देखने हैं, उसमें A B लगातार लगे होंगे, तो वो सब इसी के फॉर्मेट है, ठीक है। अब आती है भैया कि सर एग्जामिनेशन जो है किस पोस्ट के लिए, तो हमने मालूम कर लिया है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है। तो उसका जो फेज़ 1 आपने बताया था, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो 600 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन उसमें आने हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख लो जरा। ये जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स है, मैथ्स के भैया 30 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का है। अच्छा, आप टाइम अगर मुझसे पूछेंगे कितना मिलने वाला है, तो भैया आपको मिलेगा 2.5 घंटे, है ना, 2 घंटे 30 मिनट आपको दिख रहा होगा, 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट मिल रहे हैं। आप जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आ जाएगी, है ना, ये 30 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश या कॉम्प्रहेंशन, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये मैं बता दूँ, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी भी है इसमें, याद रखना, 10 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी हुई है, कितनी है, देर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ली जा रही है, ठीक है। 600 मार्क्स टोटल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलिए देखिए, स्किल टेस्ट में भी आपको मालूम हो चुका है कि भैया 35 वर्ड्स पर मिनट है और 30 वर्ड्स पर मिनट
तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। इनमें से कोई एक करके दिखाना, ये भी आपने देख लिया है। ठीक। और अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में ये जो है डिस्क्रिप्शन देंगे ये बाद में। ठीक है, जब भी जैसा भी आएगा मैसेज तो मैं आपको बताऊंगा ही तुरंत में। आप तो तब तक के लिए आपको चिंता नहीं करना है ना। और रेजोल्यूशन ऑफ टाई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, उसे देखने की ज़रूरत है। आंसर की चैलेंज अगर आप करते हैं, ध्यान सुनो, अगर आप पेपर दे करके आ जाओ और आपको लगे कोई क्वेश्चन गलत है या आंसर सही नहीं था, 500 रुपये की फीस पहले आपको जमा करनी पड़ेगी, है ना। वैसे ही करना है और तब जाके काम करेगा भैया। जाओ तो इस वेबसाइट पर जरूर जाओ, recruitment.nta.nic.in। कहीं और से कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से जानकारी सारी मिल जाएगी अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं और बहुत सीरियस है तो। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट भी आपको पता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हाँ, अब ये याद रखिए, जितनी भी कम्युनिकेशन ये आपसे करेंगे कि आपका रोल नंबर आ गया, रिजल्ट आ गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, तो भैया ये सारा कुछ आपके एसएमएस से भेजेंगे या ईमेल से भेजेंगे। इसलिए प्लीज़ करके मोबाइल नंबर जो डालिए वो अपने पास रखिए, आप ईमेल जो डालें वो अपने पास रखिए, क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन इन्हें करना है। ठीक है, तो इसका और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, और ज़्यादा हो सके तो रेगुलरली या एक आध बार, तो वही मैंने कहा ना, ये वेबसाइट वो बार बार लिख रहा है उस वेबसाइट को, recruitment.nta.nic.in, इसी पे भरोसा करना है आपको। पीडीएफ दे रहा हूँ इसलिए चिंता मत करो। एग्जामिनेशन सेंटर तो ऐसा है कि आप चुन सकते हो, लेकिन ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इनने ऐसा लिखा भी है कि भैया हो सकता है कि आपको किसी दूसरी सिटी जाना पड़े, तो तैयार रहिए उस बात के लिए। ठीक है ना, आपको बाकी मिल जाएगा अपने क्षेत्र में, वो अच्छी बात है। ठीक। और मुझे एक बार मैं देख लूँ कि और कुछ मुझे बताने के लिए इसमें है या नहीं है। ठीक है, ये सब तो फिर ऐसे ये सब फालतू चीज़ें लिखी कि भैया कोई भी मिसकंडक्ट या गलत जानकारी देने पर ये हुआ तो ऐसा। अच्छा, स्क्राइब ला सकते हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं अपने लिए स्क्राइब ला सकते हैं ना, डिक्टेटर ला सकते हैं अपने लिए, पैसेज डिक्टेटर, यानी जो पढ़ सके सुना सके, क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं। मैग्नीफाइंग का भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसको कम दिखाई देता है ना। ये सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। ठीक है, द मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द फॉर द पर्पज सर्टिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव, मल्टी मेंबर अथॉरिटी, ये देखो ये है भैया, ये सब बैठेंगे तो ये सब बताएंगे, मेडिकल सब जांच वाच जो भी है। ठीक। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें बता दिए, मल्टीपल आपको भरना नहीं है, सब्सक्राइब भी यूज़ कर सकते हो। और फॉर्म ऑनलाइन है ना। ठीक है, अगर आप घर से ही खुद से भर रहे हो तो भैया फोटोग्राफ अपनी स्कैन करा लें, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच ऊपर नहीं होना चाहिए। फेस साफ दिखे, टोपी ना हो, चश्मा ना हो, वाइट बैकग्राउंड हो, बस इतना तो सबको ध्यान रखना पड़ता है। चश्मा मत लगा के फोटो खिंचवाना, है ना, ना काला वाला ना जो गोरा वाला चश्मा होता है अपना, वो लगा हुआ है वो, है ना। आपका सिग्नेचर स्कैन करके रख लो, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 4 केबी से 30 केबी के बीच में। आपकी ईमेल आईडी ये सब तो खैर वो तो आप रख ही लोगे, एसएमएस वगैरह सेंड करने के लिए है। ठीक है ना। और अब आ जाता है कि फॉर्म हम कैसे भरना है। और अच्छा, लेफ्ट थंब, उल्टे हाथ का अंगूठा भी लगेगा भी है ना, तो 10 से 200 केबी के बीच में उसका भी है, तो उसको भी तैयार रखना। ठीक होगी, है ना। और बाकी यहाँ पर कोई खास जानकारी नहीं दी हुई है। और ये है भैया कि देखो फॉर्म कैसे भरना ऑनलाइन, तो वो उसके बारे में यहाँ पे बताया। पार्ट 1 है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं अपन, आप अपने माता पिता और अपना नाम यहाँ पर भरते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देते हो। जैसे ऐसा करोगे तो आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है ना, उस आईडी पासवर्ड को लेकर के अब पार्ट 2 काम करना है आपको। इसलिए कह रहा हूँ खुद से मत भरना, ज़्यादा ये झंझट हो जाती है। ठीक है ना, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ज़्यादा बेटर है ना। ये खुद से भरने वाला मैं ज़्यादा मानता नहीं, अगर आप खुद से कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो फिर मेरा कहना उसमें ठीक नहीं है। ठीक है, और बाकी ये फिर वही अपलोड वाली पूरी चीज़ें हैं बेटा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। आप अपलोड भी कर सकते हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सब हो गया। पेमेंट आपको करनी है लास्ट में, ये 4th स्टेप है। और यही सब इनने लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये 700 और ये सब आपको मालूम है अब। ठीक है ना। और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज ये, और बाकी ये रहे नंबर, ये पीडीएफ में दे रहा हूँ आपको, आप इनमें से नंबर लगा सकते हो भैया। कोई भी कंप्लेंट, कोई भी देखो, कस्टमर केयर थ्रू एसएमएस, कुछ भी, कोई भी सर्विस चाहिए हो, आप ये नंबर लगाओ, आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सामने नंबर दिए। और इसके बाद अब ये सारी जानकारी किसी काम की नहीं, ये सेंटर दिए हुए कौन से कहाँ पर हैं, ये रहा एनेक्जर 1, बता रहा था ना। और ये किसके लिए है, ओ बी सी, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना, ये रहा उनका। अब देखो ये एनेक्जर 1 हो गया, ये हो गया कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट हो गया ये। लेकिन मालूम है ना, इसके अलावा एक चीज़ और लगनी है, और वो क्या है, एनेक्जर 1A मिलेगा अब अपने को। ये देखो, ये है क्या, ये है डिक्लेरेशन, मालूम है ना। तो ओबीसी को आपको वो भी लगाना था और ये भी लगाना है। ठीक है ना, ये अटैच करना ही करना है, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। एनेक्जर 2 में आप देखोगे कि ये दिया हुआ है किसके लिए, सीकिंग एज रिलैक्सेशन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन इस फॉर्मेट को ध्यान में रखें।
आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं इन बातों का, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है इसको देख सकते हैं। एनेक्जर 3 ये भी एक सर्विसमैन के लिए है ना, फॉर किसके लिए है, रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय अवेलिंग एक्स सर्विसमैन कोटा। तो सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये। तो वो देखो पहले वाला जो था वो एज के रिलैक्सेशन के लिए था कि मैं एज का रिलैक्सेशन ले रहा हूँ। दूसरा वाला ये कि मैं सिविल में अब जॉब करने जा रहा हूँ तो उसके लिए ये वाला डिक्लेरेशन भी आपको भरना पड़ता है। एनेक्जर 4 की मैं बात करूँ भैया, ये है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, ठीक है ना। ये मेडिकल अथॉरिटी जो है इशू करती है वो सर्टिफिकेट है, तो वो इस तरह से फॉर्मेट दिखता है, देख रहे हो आप, ये सब रहेगा इसमें, है ना। इसमें सारी जानकारी रहती है, पार्किंसंस डिजीज़ है, क्या डिजीज़ है, वो सब बताया जाता है, ठीक है। ये भी डिसेबिलिटी का है, लेकिन ये परमानेंट पैरालिसिस के लिए है, ऑफ लिम्स और ड्वार्फिज्म के लिए है, तो ये उसको भर सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात। और आप ऐसे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो ये वाला फॉर्म, इस तरह का फॉर्मेट उसका होना चाहिए, है ना। ये रहा। और ये है भैया कि अगर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, मतलब ये किसके लिए, स्क्राइब के लिए, है ना, कि मैं खुद नहीं लिख सकता तो मैं अपने बिहाफ में स्क्राइब मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ करके है ये, ठीक है ना। और ये स्क्राइब का तो ये भी है, ये देखो यूजिंग स्क्राइब, अगर कोई स्क्राइब यूज़ कर रहा है तो ये रहा, और पैसेज डिक्टेटर के लिए भी ये रहा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जो है पैसेज डिक्टेटर और स्क्राइब का यहाँ पे फोटो लगेगा, उसका सिग्नेचर होगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और याद रखिए स्क्राइब जो होता है ना, वो क्या कहना चाहिए, उसी एग्जाम का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि मान लो ईपीएफ का वो एग्जाम भी देने गया है और आपकी मदद भी कर रहा है, ये नहीं होता है, ठीक। पहले नियम ये ध्यान रखता है। दूसरा नियम ये ध्यान रखना है, स्क्राइब कभी भी उतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए जितना इस लेवल का एग्जाम है, वो उससे कम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ें कभी भी इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी SC ST का सर्टिफिकेट है, ये पूरा फॉर्मेट आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है पूरा, क्लियर होगी बात है ना ये। और ये हो गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो देख लो सारे सर्टिफिकेट इन्होंने दे के रखे थे, ठीक है ना, ये इस तरह से। और जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए अब ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये सर्टिफिकेट अब बाकी सबके काम का नहीं है। तो जैसा भी ये वीडियो लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। उम्मीद तो मैंने पूरी करी है कि मैं आपको सब कुछ एक वीडियो में बता दूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैंने बता भी दिया, कुछ छूटा तो है नहीं। रीजन वाइज वैकेंसी है, रीजन वाइज कट ऑफ आना है, आपने वैकेंसीज भी देख लेनी है, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन में। जैसा भी लगा बताइएगा ज़रूर, और आपके काम करना हो तो इसे फॉरवर्ड करके दूसरे काम करिए, एक अपना भला करते चलिए, दूसरे का भला आप करेंगे तब आपको भला आपको ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आप मेरे को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, वहाँ पर भी लिंक मैं देता ही हूँ। कोई वैकेंसी मान लीजिए यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आया, टेलीग्राम में मिल जाऊँगा, आप सर्च करो मनोज शुक्ला, मिल जाऊँगा मैं, है ना। क्लियर होगी बात इतनी। बाकी मैं लिंक वगैरह भी देना शुरू कर दूंगा, लगेगा तो इसमें नीचे ही दे दूंगा। क्लियर है बात। बाकी यहाँ कमेंट तो कर ही सकते हो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।